नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी लोगों का। साल का 349वां दिन है और सुबह के 8:30 बज चुके हैं। आप देखना शुरू कर चुके हैं जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर रेडियो वाला दिल्ली वाला रेडियो टीवी में। आपके साथ हूँ पूजा खंडूरी और मैं हूं आपके साथ सोनाली राय। तो समय हो चुका है आपको आपके मतलब की खबर बताने का। आपको खबर बताएंगे रेडियो और टीवी के गजब कॉम्बिनेशन में, अनोखे लहजे और अलग अंदाज में, जहां आपको खबरें सुनाएंगे भी और साथ ही साथ दिखाएंगे भी। आपकी गलियों से लेकर के आपके दिन भर की कहानी तक, पल पल की हलचल के साथ यहाँ हर खबर होगी आपके मतलब की। तो कान खोलिए, दिल लगाइए और जुड़ जाइए हमारे साथ, क्योंकि आप देख रहे हैं दिल्ली वाला रेडियो टीवी। और चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दिल्ली एनसीआर में हवा की क्वालिटी को लेकर ही। वैसे हम रोज़ ही इस पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन बहुत गंभीर विषय है और दिल्ली की पब्लिक के लिए दमघोटू हवा ये है, इस वजह से इस पर बात करना और ज़रूरी हो जाता है। कई इलाके ऐसे हैं जहां पर आज एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 को क्रॉस कर गया है, जैसे कि अशोक विहार, रोहिणी, यहाँ तो 500 दर्ज किया गया है एयर क्वालिटी इंडेक्स। जहांगीरपुरी में, वजीरपुर में भी AQI 500 दर्ज किया गया है। आनंद विहार और विवेक विहार में AQI 493 दर्ज किया गया है। तो वहीं बवाना में, द्वारका में भी हवा बेहद ख़राब नज़र आ रही है। कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ही ज़्यादा ख़राब श्रेणी में है और 500 तक अगर AQI पहुंच जाता है तो वो बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति मानी जाती है। जैसे रोहिणी, अशोक विहार, वजीरपुर, यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के आसपास दर्ज किया गया है। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं कि कहां पर कितना AQI है। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर AQI 500 दर्ज किया गया है, जिसकी वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। और 500 तो ऐसा स्टेट होता है पूजा जहां पर आप अच्छे से सांस भी नहीं ले सकते हो, तो जिसकी वजह से परेशानियां लगातार बढ़ी हुई है। और इसका एकमात्र उपाय है, आप अपनी तरफ से जो कर सकते हैं वो है कि आप मास्क ज़रूर लगाएं, क्योंकि ये बेहद ही ज़रूरी है। ये क्योंकि अगर आपको ज़रूरत हो तो ही आप घर से बाहर निकले। और साथ ही साथ आप जो हवा इनहेल कर रहे हैं वो बहुत ही ख़राब है, मतलब 500 के पार है, मतलब बहुत ही ख़राब है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप घर से बाहर निकले तो आप मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। एक तो धुंध और साथ ही साथ अब तो विजिबिलिटी भी कम है, जिसकी वजह से कई एक्सीडेंट्स भी होते हैं। तो आप इस बात का ख़ास ख्याल रखें और अगर आपको ज़रूरत हो तो ही आप अपने घरों से बाहर निकलें। तो देखिए, तस्वीरें देखकर तो आप समझ ही रहे हैं कि स्थिति क्या है। एक तरफ धुंध है, दूसरी तरफ स्मॉग की मोटी चादर है। लोगों को सांस लेने में काफ़ी परेशानी भी हो रही है, आंखों में जलन भी महसूस हो रही है। काफ़ी ज़्यादा प्रदूषण की स्थिति अभी ख़राब हो गई है। और अभी क्या, ये दरअसल जब विंटर सीज़न आता है हर साल सोनाली ये देखने को मिलता है। लेकिन एक रिपोर्ट थी और इसका जिक्र हमारे सहयोगी भी इससे पहले कर रहे थे। उन्होंने जब बताया कि जब फॉग बहुत ज़्यादा डेंस हो जाता है तो वो जो प्रदूषित तत्व होते हैं हवा में, उन प्रदूषित तत्वों को ज़मीन की ओर फिर पुश करता है। तो ऐसे में होगा ये कि अगर डेंस फॉग आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा होता है और ज़्यादा डेंस होता है तो ये जो प्रदूषित तत्व हैं इनमें मूवमेंट हो सकता है, जो ये हवा में ठहर चुके हैं ये ज़मीन की तरफ आ सकते हैं। लेकिन अगर बीच में रहेंगे तो आपको फिर ये इश्यूज फेस करने होंगे, क्योंकि आप फिर उन दोनों के बीच में, ज़मीन और हवा के बीच में बैरियर है, तो वो आप इनटेक कर रहे हैं, आप इनहेल कर रहे हैं। इस वजह से आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है। तो ये तो प्रदूषण को लेकर हम आपको बता रहे थे कि आज स्थिति क्या है। और वैसे भी टेम्परेचर जैसे जैसे कम होता जाता है प्रदूषण की स्थिति और ज़्यादा खराब ही होती जाती है। बट डेंस फॉग बहुत ज़्यादा अगर होता है तो ये एक अच्छा संकेत हो सकता है। वैसे भी भगवान भरोसे ही फिलहाल अभी दिल्ली की पब्लिक नज़र आ रही है और प्रदूषण की स्थिति तो देखिए बहुत ज़्यादा, एक फिर से बोल सकते हैं गैस चैम्बर में दिल्ली तब्दील है। बिल्कुल सही कहा पूजा आपने, क्योंकि कई ऐसे इलाके हैं जहां पर AQI 500 के करीब है। बिल्कुल, तो इसलिए खास ध्यान रखें, ज़्यादा से ज़्यादा आप पानी पीजिए, मास्क का इस्तेमाल कीजिए। और सुबह सवेरे आप अगर वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, बाहर जाते हैं, तो बाहर जाने से बिल्कुल बचें। आप घर के अंदर ही आप एक्सरसाइज कर लें और साथ ही साथ आप एयर प्यूरीफायर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये बेहद ही ज़रूरी है पूजा। क्योंकि AQI जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि प्रशासन की तरफ से कदम तो उठाए जा रहे हैं,
रहे हैं, लेकिन उसका असर अभी तक तो धरातल पर नहीं दिख रहा है। और वहीं जनता भी अब इसको लेकर के सवाल पूछ रही है, क्योंकि पिछले दिनों देखा गया पूजा, जिस तरीके से लोग इंडिया गेट पहुंचे, जंतर मंतर पहुंचे, वहां पर इसको लेकर के लोगों ने प्रदर्शन किया। तो लगातार इसको लेकर के सियासत तो जारी ही है, लेकिन इसको लेकर के अब जनता भी सवाल पूछने लगी है, क्योंकि AQI 500 के पार पहुंच चुका है। तो स्थिति तो खराब है ही। साथ ही हम आपको देखिए ये बता भी देते हैं कि आप जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स आखिर कितना है और आपको कितना ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है, कितना ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। ये हवा आपको बीमार कर सकती है, आपके परिजनों को, आपके घर वालों को बीमार कर सकती है, आपके बच्चों को बीमार कर सकती है। और सेंसिटिव ग्रुप्स के लिए तो ये हवा वैसे भी बहुत ख़राब रहती है। कुछ आंकड़े भी सामने दरअसल आए हैं, वो आंकड़े हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये देखिए, अगर आप दिल्ली में रोहिणी इलाके में रहते हैं, अशोक विहार में रहते हैं, वजीरपुर या फिर जहांगीरपुरी में रहते हैं, वहाँ के आज की हवा की क्वालिटी क्या है, 500 एयर क्वालिटी रिकॉर्ड की गई है। आनंद विहार में अगर आप रहते हैं तो 493 वहाँ की एयर क्वालिटी है, 500 के करीब ही है। विवेक विहार में 493, नेहरू नगर में भी 489 रिकॉर्ड हुआ है। तो वहीं अगर हम पूजा बात करें ऊखला फेज 2 की, तो यहाँ पर 483 है। आरकेपुरम की बात करें तो यहाँ भी 483 है। बबाना की बात करें तो यहाँ भी 480 है। तो देखिए किस तरीके से 500 और 450 के बार ये जो AQI है वो दर्ज किया जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ रही हैं। और लगातार हम आपको स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं कि आपके इलाके में कितना AQI है। पटपड़गंज की अगर बात करें तो यहाँ पर AQI 475 है। ITO की बात करें तो 472 है। नरेला की बात करें तो यहाँ भी 472 है। द्वारका की बात करें तो 467 है। वहीं सोनिया विहार की अगर हम बात करें तो 466 है। यानी कि कई ऐसे इलाके जहाँ पर AQI 450 के पार है और कुछ ऐसे इलाके जहाँ पर AQI 500 तक पहुंच चुका है। वहीं मुंडका की बात करें तो 458 है। बुरारी की बात करें तो यहाँ पर 454 है। अलीपुर की बात करें तो 447 है। CRRI मथुरा रोड की बात करें तो यहाँ पर 442 है। वहीं चांदनी चौक की बात करें तो यहाँ पर 438 है। यानी कि देखिए किस तरीके से AQI का स्तर लगातार ही बढ़ता जा रहा है। वहीं देखिए लोधी रोड की भी हम जरा आपको दिखा देते हैं। लोधी रोड पर देखिए 431, आया नगर 421, मंदिर मार्ग 417, नजफगढ़ 412, आरकेपुरम 483। ये एयर क्वालिटी इंडेक्स गंभीर श्रेणी में आता है, इसको हजार्डियस स्टेट माना जाता है। सेंसिटिव ग्रुप्स के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, लेकिन एक हेल्दी इंसान के लिए, एक हेल्दी बॉडी के लिए भी सोनाली बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। ये काफ़ी इश्यूज़ फेस करने पड़ते हैं लोगों को। वो इश्यूज़ हम खुद भी फेस कर रहे हैं। हम लगातार इसको लेकर जो हमारे रिपोर्टर्स रिपोर्टिंग कर रहे हैं वो लगातार बता रहे हैं क्या क्या इश्यूज़ उनको फेस करने पड़ रहे हैं। सांस लेने में समस्या हो रही है, आँखों में जलन हो रही है, अगर आपको आइज़ में रेडनेस फील होती है तो ये प्रदूषण की वजह से आपको हो सकता है। आपको ज़रूर चेकअप इसका करवाना चाहिए। और खराश होती है गले में, इवन दो आपको कोल्ड भी नहीं है, आप बीमार भी नहीं है, बावजूद उसके आपके गले में अगर हमेशा खराश है तो ये प्रदूषण की वजह से हो सकता है। कंजक्टिवाइटिस जैसी एलर्जीज आइज़ में हो रही है, बॉडी में हो रही है। और कई लोगों के साथ तो ये भी हो रहा है कि उनके फेस पर भी उसका असर पड़ रहा है, उनको एक्ने हो रहे हैं, पिंपल्स हो रहे हैं, क्योंकि प्रदूषित हवा है ना। और प्रदूषित हवा क्या होती है, कोई साफ हवा तो होती नहीं, गंदी हवा होती है जिसमें PM 2.5 PM 10 इनके कण होते हैं, जिनमें जो हानिकारक गैसेस होती है वो होती है। तो इसी वजह से देखिए थोड़ा ध्यान रखिए। धुंध भी है और धुंध के बीच में प्रॉपर इसे फॉगी मत समझिएगा आप, फॉग तो है ही लेकिन उसके साथ साथ जो हानिकारक गैसेस होती है, डेंजरस गैसेस, वो भी इसमें मिक्स्ड है। जो प्रदूषित तत्व होते हैं वो भी इसमें मिक्स्ड है और जब वो आपके शरीर के अंदर जाते हैं तो ऑन अ वेरी लॉन्ग टर्म आपको वो बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, कैंसर जैसी बीमारी तक हो सकती है। कुछ रिपोर्ट्स ने ये भी बताया था। तो इस वजह से देखिए पूजा, वो रिपोर्ट आपको याद है जो संसद में पेश किया गया था और उसमें ये कहा गया था कि पिछले 3 सालों में करीब 2 लाख मरीज जो है वो पहुंचे हैं, वो भी सिर्फ सांस की बीमारियों की वजह से। और जिस तरीके का हवा अभी बनी हुई है, स्थिति जो बनी हुई है वो कितनी खराब है, वो आप इसी बात से सोच सकते हैं कि AQI 500 तक पहुंच चुका है। और साथ ही साथ उन लोगों का सोचिए जिन्हें अस्थमा है, वो किस तरीके से इस पॉल्यूशन में सांस ले पा रहे हैं, उनके लिए तो और भी मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। और वहीं बच्चे और बुजुर्गों की हालत भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तो आपके बच्चे अगर घर से बाहर निकलते हैं तो बार बार हम तो आपसे यही कहेंगे कि मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम खबरों में। और ये प्रदूषण को लेकर ही हम आपको अपडेट दे रहे थे और अभी भी हम प्रदूषण को लेकर ही एक और अपडेट देंगे। इस स्थिति को लेकर CAQM ने ग्रैब 4 तो लागू कर दिया। राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर अपने चरम पर है। प्रदूषण को रोकने की जिम्मेदारी लेकिन जिन एजेंसीज पर है, जमीनी स्तर पर वो नजर नहीं आ रही है। आलम यह है कि खुद सरकारी एजेंसियों की भी लापरवाही खुले तौर पर नजर आ रही है। पहले हम ये बताते हैं ग्रैब 4 के तहत जो प्रमुख प्रतिबंध है वो क्या क्या है। ट्रक्स की एंट्री पर रोक लगाई गई है। दिल्ली में ट्रक ट्रैफिक केवल आवश्यक सामान, जरूरी सेवा वाले ट्रकों को ही अनुमति दी गई, बाकी ट्रकों की एंट्री बंद कर दी गई है। निरापद वाहनों के अलावा अन्य वाहनों की रोक रहेगी। बाहरी लाइट कमर्शियल वाहन LCV जो कि EV या फिर CNG या BS4 डीजल नहीं है, उन्हें प्रवेश नहीं मिलेगा। वहीं पुराने डीजल वाहनों पर भी प्रतिबंध है। साथ ही साथ दिल्ली रजिस्टर्ड BS4 और पुराने डीजल, मध्य या फिर भारी जो गाड़ियां हैं उनके संचालन भी बंद कर दिए गए हैं। तो इस तरीके के प्रतिबंध लगाए गए हैं क्योंकि जिस तरीके से AQI बढ़ता जा रहा है, इसको लेकर के अब ग्रैब 4 लगाया गया है। वहीं निर्माण कार्य पर भी रोक लगाया गया है। सभी निर्माण, तोड़फोड़ और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे कि सड़क या फिर पुल निर्माण है, इन कामों पर रोक लगा दिया गया है। स्कूल और शिक्षा मोड में भी बदलाव किया गया है। हाइब्रिड मोड पर कर दिया गया है। ऑनलाइन क्लासेस चलाई जा रही हैं ताकि बच्चे प्रदूषण से बाहर कम रहें और प्रदूषण जो बाहर है उसका इनहेल जो वो कर रहे हैं वो कम करें। साथ ही साथ कार्यालयों में वर्क फ्रॉम होम कर दिया गया है, यानी कि 50% जो कर्मचारी हैं वो घर से काम करेंगे और 50% जो कर्मचारी हैं वो ऑफिस से जाकर के काम करेंगे। लेकिन देखिए टूटी हुई सड़कों से धूल उड़ रही है अभी भी। अब हम आपको बताते हैं कि इश्यूज कहाँ पर आ रहे हैं। सड़कों के किनारे लगे पेड़, मलबे और मिट्टी के ढेर से धूल से लोगों का सड़क पर निकलना मुश्किल हो गया है। यह हाल तब है जब ग्रैब 4 की पाबंदियां लागू है। वायु प्रदूषण को बढ़ावा देने पर चालान का प्राविधान है। बावजूद इसके एजेंसियां कोई प्रभावी कार्य ऐसा करती नजर नहीं आ रही है। सड़क पर खुले में मलबा गिराया जा रहा है। मध्य दिल्ली की बात अगर हम कर लेते हैं तो वहां पर अरुणा आसिफ अली रोड पर MCD की मलबा संग्रहण साइट है। बावजूद इसके यहाँ पर सड़क पर खुले में मलबा पड़ा हुआ है, जबकि मलबे से धूल ना उड़े इसके लिए साइटें जितनी भी है उनके चारों ओर टीन शेड्स लगा रखी है, लेकिन MCD की लापरवाही के कारण टीन शेड से बाहर ही मलबा पड़ा रहता है जो कि धूल का कारण बनता है। और साथ ही साथ ग्रैब 3 के तहत जो पाबंदियां हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। बाकी तस्वीरें तो आप देख ही रहे हैं कि स्थिति अभी क्या नज़र आ रही है। दिल्ली के अंदर और आसपास के इलाकों में डीजल बसों पर रोक रहेगी। क्लास 5 तक के स्कूल बंद कर ऑनलाइन मोड में पढ़ाई की इजाज़त दी गई है। स्टोन क्रशर और खनन संबंधी गतिविधियों पर भी रोक रहने वाली है। इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर डीजल जनरेटर्स पर भी रोक रहेंगी। कंपनियों में वर्क फ्रॉम होम और हाइब्रिड मोड में काम करने की सलाह दी गई है। ध्वस्तीकरण, गैर जरूरी निर्माण और पुराने डीजल वाहनों पर भी रोक लगाई गई है। तो वहीं सीमेंट, बालू जैसे सामानों की ट्रकों पर आवाजाही पर रोक रहेगी। इसी के साथ दिल्ली के अंदर और आसपास के इलाकों में डीजल बसेस पर भी रोक रहने वाली है। क्लास 5 तक के स्कूल बंद कर ऑनलाइन मोड में पढ़ाई करवाई जाने की इजाज़त दी गई। ये तमाम पाबंदियां हैं, लेकिन इनकी धज्जियां भी उड़ती हुई नजर आ रही। जैसे दक्षिणी दिल्ली की बात करें तो ग्रैब 4 की पाबंदियों का उल्लंघन जो है वो धड़ल्ले से किया जा रहा है। इसके अलावा ओखला स्टेट मार्ग पर तो सड़क से उठाया गया कूड़ा और मलबा भी सड़क किनारे ही पड़ा था। हवा के साथ वो वहां से उड़ता हुआ दिखाई दिया। खुलेआम हो रही इन नियमों की अनदेखी, बाहरी दिल्ली में इन नियमों की अनदेखी खुलेआम नजर आ रही है। नरेला स्थित तो 20-20 मीटर रोड पर TPDDL की ओर से अंडरग्राउंड केबल डालने का काम चल रहा है और ये लगने के बाद, ग्रैब के नियम लगने के बाद केबल डालने का काम तो बंद हो गया, लेकिन सड़क पर करीब 500 मीटर तक जगह जगह मिट्टी का ढेर लगा हुआ मिला जिसे ढका नहीं गया। वाहनों के निकलते ही इस पूरी सड़क पर धूल उड़ती दिख जाती है। मिट्टी के ढेर पर पानी का छिड़काव भी होता नहीं दिख रहा है। रोहिणी के कई सेक्टर में बिल्डिंग निर्माण सामग्री खुले में रखी दिखी। सामग्री कारोबारी खुलेआम ग्रैब नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। रोहिणी सेक्टर 22 से सुल्तानपुरी टर्मिनल तक जाने वाली DDA की सड़क पर भी काफी धूल
उड़ती हुई दिखाई दे रही है। तो ग्राफ 4 की पाबंदियां लगाई तो गई हैं, लेकिन उनकी धज्जियां भी उड़ती हुई नजर आ रही हैं। चलिए अब इसी के साथ पूजा हम खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से हालात खराब होते जा रहे हैं और जिसकी वजह से लोगों की परेशानियां भी बढ़ती जा रही हैं। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से हालात काफ़ी ज़्यादा खराब हो गए। राजधानी में सुबह सुबह धुंध की मोटी चादर छा जाती है। रात के समय भी विजिबिलिटी घटने लगती है। इतना ही नहीं, प्रदूषण के कारण लोगों को सांस लेने में समस्या होने लगी है। वैसे तो दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा से लेकर जो नदर्न इंडिया में इलाके आते हैं, ज़्यादातर इलाकों में घना कोहरा देखने को मिला है। और आज सुबह हमने तो खुद ही फेस किया है। ये कोहरा इतना घना था कि 5-10 मीटर की बात कर रहे हैं ये, पर वो ज़ीरो विजिबिलिटी थी। सोनाली, बहुत ही मुश्किल था घर से लेकर यहाँ तक ड्राइव करके आना। मौसम विभाग ने पहले ही नोएडा, गाजियाबाद समेत उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर हिस्सों में घने कोहरे का अलर्ट बताया था। दिल्ली के लिए भी बताया था। 15 दिसंबर को स्थिति बहुत ही खराब रही, यानी कि आज मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार नदर्न इंडिया के जो तमाम इलाके हैं 15 और 16 दिसंबर को तो, और उत्तर पूर्वी भारत में 15 से 19 दिसंबर, हिमाचल में तो 15 से 17 दिसंबर तक घना कोहरा रहने के आसार है। वायु प्रदूषण के साथ हवा की स्थिति और भी ज्यादा खराब रहेगी। मौसम विभाग के पूर्वानुमान की अगर माने तो 17 दिसंबर से पहले राहत मिलने की संभावना नहीं है। 17 दिसंबर को पश्चिमी विक्षोभ की स्थिति बन रही है। तब दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में बादल छाए रहने की संभावना है। हालांकि इससे बारिश होगी या नहीं ये अभी तक साफ नहीं है, लेकिन इससे उत्तर पश्चिम क्षेत्र की ओर से आ रही हवाएं रुक सकती हैं और वायु प्रदूषण की स्थिति और गंभीर हो सकती है और स्मॉग बढ़ सकता है। लेकिन मंगलवार से हालात में थोड़ा सुधार देखने को जरूर मिल सकता है। दिल्ली में एक हफ्ते मौसम का हाल वो भी हम आपको बता देते हैं। 15 दिसंबर को मध्यम से लेकर घने कोहरे के साथ दोपहर को थोड़ा मौसम खुला रह सकता है, हालांकि स्मॉग की स्थिति बनी रहेगी। 16 दिसंबर को आसमान थोड़ा साफ रहेगा, लेकिन सुबह के वक्त कोहरे की स्थिति बनी रहेगी। 15 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। वहीं अगर 17 दिसंबर की हम बात करें तो आसमान साफ रहेगा, लेकिन कोहरा छाया रहेगा। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होगा। 18 से 20 दिसंबर को भी कोहरे का असर देखने को मिलेगा। पश्चिम विक्षोभ का असर रहेगा। कुछ इलाकों में बूंदाबांदी देखने को भी मिल सकती है। मौसम विभाग का कहना यह है कि 17 दिसंबर को उत्तर भारत, पाकिस्तान और आसपास के हिमालयी क्षेत्र में नया पश्चिमी विक्षोभ तैयार हो रहा है। 17 दिसंबर की रात से सक्रियता पकड़ेगा और इससे कुछ इलाकों में तेज हवाएं और बारिश भी देखने को मिल सकती है। तो ये तो देखिए, दिल्ली में घना कोहरा अभी छाया हुआ है और आगे क्या हालात रहने वाले हैं उससे जुड़ी अपडेट हम आपको बता रहे थे। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम बताते हैं आपको जो फुटबॉल फैंस से रिलेटेड एक काफ़ी दिलचस्प खबर। दिल्ली में जो फुटबॉलर्स हैं तमाम, आज अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेसी दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शिरकत करने वाले हैं, जिससे लेकर राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। इस हाई प्रोफाइल इवेंट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे, इसकी संभावना है, जिससे सुरक्षा और भी सख्त कर दी गई है। बता दें कि लियोनेल मेसी के एक झलक पाने के लिए हजारों प्रशंसकों के अरुण जेटली स्टेडियम में पहुंचने की उम्मीद है। कोलकाता में हाल ही में हंगामे के बाद दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट हैं। अधिकारियों के अनुसार दिल्ली में सुरक्षा इंतजाम पहले से मजबूत है, लेकिन मेसी की लोकप्रियता को देखते हुए इस बार अतिरिक्त सतर्कता बढ़ती जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले दिनों देखा गया कोलकाता में स्टेडियम में जिस तरीके से दर्शकों ने, फैंस ने हंगामा मचाया, उसके बाद आज दिल्ली आ रहे हैं तो दिल्ली में सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। मेसी सोमवार को देखिए अपने गोट इंडिया टूर के आखिरी दिन राजधानी दिल्ली में एक सांसद के घर पर होंगे, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत और आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी से मिलेंगे। इस मौके पर भारत में अर्जेंटीना के राजदूत मारियानो अगस्टिन कॉसनो भी मौजूद रहेंगे। साथ ही प्रवर्तन निदेशालय के चीफ राहुल नवीन भी इस मौके पर मौजूद रह सकते हैं। वानखेड़े स्टेडियम में लियोनेल मेसी की मुलाकात क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर से हुई। सचिन तेंदुलकर ने अपनी साइन की हुई जर्सी मेसी को गिफ्ट में दी। दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेसी भारत के स्टार फुटबॉल प्लेयर सुनील छेत्री से भी मिले और इन दोनों को देखने के लिए वानखेड़े स्टेडियम में फैंस का सैलाब देखने को मिला था। तो अब आज दिल्ली में मौजूद होंगे और तमाम क्रिकेट फैंस काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड इसको लेकर है। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम आपको बता देते हैं एक आपकी काम की खबर। देखिए, जॉब से रिलेटेड है, ध्यान से सुनिएगा। CUET PG 2026 आवेदन प्रक्रिया
करेक्शन विंडो और परीक्षा से जुड़ी पूरी जानकारी हम आपको दे देते हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए की ओर से CUET PG 2026 परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इस परीक्षा के जरिए देश भर की यूनिवर्सिटीज में पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज में दाखिला मिलेगा। अगर आप भी CUET PG 2026 के लिए आवेदन करना चाह रहे हैं तो आपके लिए ये जानकारी बेहद ही ज़रूरी है। सबसे पहले बात हम फॉर्म करेक्शन विंडो की कर लेते हैं। 2 दिन का फॉर्म सुधारने का मौका आपको मिलेगा। जो उम्मीदवार आवेदन करते समय अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में कोई गलती कर देते हैं उनके लिए अच्छी खबर है। एनटीए की ओर से एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन विंडो खोली जाएगी। कैंडिडेट्स 18 जनवरी से लेकर के 20 जनवरी 2026 तक रात 11:50 तक अपने आवेदन फॉर्म को सुधार सकते हैं। इस दौरान उम्मीदवार अपने नाम, जन्म तिथि, शैक्षणिक जानकारी और अन्य जरूरी विवरणों में सुधार कर सकते हैं। इसीलिए सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि इस समय सीमा के अंदर अपने फॉर्म को ध्यान से चेक कर ले। और CUET PG 2026 के लिए आवेदन कैसे करें वो भी पूजा एक बार जरा हमारे दर्शकों को बता दे। आवेदन करने की प्रक्रिया जो है वो देखिए क्या है, हम आपको स्टेप्स बताते हैं कि क्या क्या फॉलो कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, exams.nta.nic.in पर जाएं। होम पेज पर आपको CUET PG का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें और उसके बाद जाकर एक नया पेज खुल जाएगा। वहां आपको रजिस्ट्रेशन फॉर CUET PG 2026 का लिंक मिलेगा, उस पर जाकर क्लिक करें। अब एक और नया पेज खुलेगा जहां आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद आप लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी ध्यान से भरें। इसके बाद ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स और तय साइज और फॉर्मेट में उसे अपलोड करें। फिर एप्लीकेशन फीस का ऑनलाइन भुगतान करें। सभी जानकारी चेक करें, फॉर्म को सबमिट कर दें। अंत में प्रिंट आउट निकाल कर फॉर्म का भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें। CUET PG 2026 के लिए कितने विषयों की परीक्षा होगी ये भी जरा हम आपको बता देते हैं। आधिकारिक नोटिस के अनुसार CUET PG 2026 की परीक्षा 157 सब्जेक्ट के लिए आयोजित की जाएगी। इसका मतलब है कि अलग अलग विषयों के छात्र इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। तो ये परीक्षा भारत के 292 शहरों में आयोजित की जाएगी। इसके अलावा भारत के बाहर 16 शहरों में भी परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे ताकि विदेशी उम्मीदवार भी इसमें परीक्षा दे सके। कब होगी परीक्षा ये भी बता देते हैं आपको। तारीख जो है वो एडमिट कार्ड के जरिए ही दी जाएगी और CBT के मोड में परीक्षा होगी। कंप्यूटर आधारित टेस्ट होगा, CBT मोड में आयोजित होगी परीक्षा। उम्मीदवारों को परीक्षा कंप्यूटर से देनी होगी और निर्धारित केंद्रों पर ये आयोजित की जाएगी। ज़रूरी सलाह आपके लिए यही है कि टाइम निकल ना जाए, डेट निकल ना जाए, उससे पहले ही जाकर आवेदन कर लीजिए आप। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब आपको बता देते हैं आज ट्रैफिक का हाल दिल्ली में क्या रहने वाला है। वैसे तो किसी मुख्य कार्यक्रम के कारण कोई बड़े पैमाने पर सड़कों को बंद करने या फिर ट्रैफिक डाइवर्जन की आधिकारिक घोषणा नहीं दिख रही है, लेकिन दिल्ली NCR में मौसम की वजह से ट्रैफिक ज़रूर प्रभावित रह सकता है क्योंकि घना कोहरा है और कम विजिबिलिटी है। उसकी वजह से रफ्तार वाहनों की धीमी पड़ सकती है। ट्रैफिक स्लो डाउन देखने को मिल सकता है। कोहरे और मौसम के कारण नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे सहित मुख्य मार्गों पर गति को सीमित करके ही आप अपनी गाड़ी को चलाएं। लेकिन सावधानी के लिए ड्राइवरों को अलग से चलना पड़ सकता है, तो टाइम निकाल करके अपने घरों से बाहर निकले क्योंकि पूजा आप भी आज अपनी व्हीकल से आई हैं और आपने जिस तरीके का कहा कि बाहर तो बिल्कुल ही ज़ीरो विजिबिलिटी है, तो इस बात का ध्यान रख करके आप बाहर निकले। अगर आप कहीं आधे घंटे में पहुंच रहे हैं तो 1 घंटे का समय लेकर के निकले क्योंकि एक्सीडेंट्स भी बहुत होते हैं। तो जान से बढ़कर टाइम नहीं है, तो आप टाइम निकाल करके आराम से घर से बाहर निकलें और विजिबिलिटी 0 होने पर आप धीरे धीरे ही स्लो डाउन होकर ही चलें। कोहरे में धीमी गति से आराम से चले। सुरक्षा के लिहाज से दूरी बनाकर रखें। मुख्य एक्सप्रेसवे जैसे यमुना एक्सप्रेसवे, ग्रेटर नोएडा और नोएडा एक्सप्रेसवे, उस पर स्पीड लिमिट कम ही रखें, इस बात का ध्यान रखें। वास्तविक रूट क्लोजर डाइवर्जन की अगर आप लेटेस्ट अपडेट भी जानना चाहते हैं तो दिल्ली पुलिस का ट्विटर हैंडल चेक कर सकते हैं आप और गूगल मैप देखकर चलिए, आपको ज़्यादा बेटर उससे और कन्वीनियंट होगा आना जाना। अब हम आपको ट्रैफिक के बाद बता देते हैं सोने चांदी के दाम। आज सोने के दाम क्या है और चांदी के क्या है। वैसे तो तेज़ी से घटते बढ़ते रहते हैं। 10 ग्राम सोना के दाम जो है आज वो कम हुए हैं और 1,34,060 रुपये पर वो पहुंच गए हैं। 24 कैरेट सोने के दाम है ये।
और वहीं अगर चांदी की कीमत की बात करें तो चांदी की कीमत है 1,97,900 पर केजी। तो देखिए चांदी ऑल टाइम हाई पर है और 2 लाख मुझे लगता है कि बहुत जल्द ही पार भी कर जाएगा। अभी तो कर ही गया था 2 लाख को पार, अब फिर कम होने लगा है। अब ये देखना होगा कि कितनी और हाइक पर गोल्ड और सिल्वर फिलहाल रहता है। यहाँ तो चांदी केवल चांदी की और गोल्ड की हो रही है, बाकियों के बजट पर तो काफ़ी असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ये सोने चांदी के दाम में पेट्रोल डीजल यानी फ्यूल प्राइसेस के भी दाम हम आपको बता देते हैं। आज दिल्ली में पेट्रोल 94.77 पर लीटर, डीजल 87.67 पर लीटर और सीएनजी 77.09 पर किलोग्राम्स है। नोएडा में पेट्रोल की कीमत 94.85 पर लीटर, डीजल की कीमत 87.98 पर लीटर और सीएनजी की कीमत 81.70 पर किलोग्राम्स है। वहीं अगर हम नोएडा की बात करें तो नोएडा में पेट्रोल की कीमत तो पूजा ने बताया, तो चलिए अब गुरुग्राम की भी बता देते हैं। गुरुग्राम में पेट्रोल की कीमत है 95.40 प्रति लीटर। वहीं डीजल की बात करें तो डीजल की कीमत है 87.70 प्रति लीटर और सीएनजी की बात करें तो उसकी कीमत है 82.12 प्रति किलोग्राम। तो ये पेट्रोल डीजल के दाम है। फ्यूल प्राइसेस भी हमने आपको बता दिया है। अगर अब फ्यूल स्टेशन की तरफ आपकी गाड़ी रुक कर रही है तो पहले प्राइस जान लीजिए। बहुत ज़्यादा डिफरेंस कुछ नज़र आ नहीं रहा है इतना पेट्रोल डीजल के दामों में। आज का इतिहास भी बता देते हैं अब आपको हम। 1950 में आज के दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल का निधन हुआ था। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे, गृह मंत्री थे, जिन्हें लौह पुरुष कहा जाता था। मुंबई में निधन हुआ। 560 से अधिक रियासतों का एकीकरण कर भारत को एक मजबूत राष्ट्र उन्होंने बनाया था। वहीं अगर 1971 की बात करें तो भारत पाकिस्तान युद्ध का निर्णायक चरण इस दिन भारतीय सेना ने पूर्वी पाकिस्तान में निर्णायक बढ़त बना ली थी। अगले 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने आत्मसमर्पण कर दिया और बांग्लादेश का गठन हुआ। तो ये तो रहा आज का इतिहास और आपसे जुड़ी तमाम वो खबरें। अब क्योंकि समय हो गया समाप्त, इसलिए रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहें।